Okay, today we are starting with chemical properties of alkali earth metals. तो alkali earth metals के outer shell में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो it means they can easily donate दो इलेक्ट्रॉन and can form ionic bond with different type of elements. तो फर्स्ट जो मेरे पास में है, जैसे alkali metal के अंदर था, तो alkali earth में भी यही है, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर. ठीक है जी. तो एयर एंड वाटर, अगर आप लोग बात करते हो हवा की, तो हवा में कौन सी गैस है जो रिएक्टिव है? ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन है. पर आपको ये बात जरूर पता होगा कि हवा के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, रिएक्टिव ऑक्सीजन होती है. तो ये नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं. Mg प्लस में O2 और गिव्स आउट 2MgO. इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं. बेरियम परऑक्साइड बनाता है, लेकिन तो इस घर में सिर्फ आप लोगों का बेरियम परऑक्साइड बनेगा. अब फॉर्मूले से पता लग रहा होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये बेरियम परऑक्साइड है. कोई पूछ ले आपसे कैसे, तो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ रहा है, इधर +2 इधर -2, ऑक्सीजन पे -1. सेकेंडली आपसे कोई कहे वाटर के साथ रिएक्शन, तो क्योंकि आपको पता है कि ये सारी बेसिक मेटल्स हैं, तो अगर मैंने कैल्शियम के अंदर वाटर डाल दिया, ये लीजिए H और OH, तो क्या होगा? प्लस जुड़ जाएगा माइनस से. एक तो आपका बेस प्रोड्यूस होगा और साथ में आपके पास H2 गैस जो है वो रिलीज होगी. तो इससे पता लगता है कि आपके पास ये जो मेटल्स हैं ये बेसिक नेचर की हैं. फिर आता है रिएक्टिविटी विद हेलोजन्स, है ना. अब हेलोजन्स के अंदर मुझे सबसे ज्यादा क्लोरीन पसंद है. अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर दो और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है. Mg प्लस Cl2 क्या बनेगा? इट विल गिव MgCl2. ये आयनिक नेचर के होते हैं, पानी में सोल्यूबल होते हैं. सिर्फ बेरिलियम को छोड़ दो, क्योंकि जैसे आप लोगों ने लिथियम के एनोमलस बिहेवियर को पढ़ा था, वैसे ही मैं सेम टू सेम बेरिलियम के एनोमलस बिहेवियर को भी बताऊंगा. तो बेरिलियम का जो एनोमलस बिहेवियर है वो क्या बताता है? जैसे लिथियम ने आप लोगों को काफी डिफर प्रॉपर्टी शो की थी, वैसे यहाँ पे बेरिलियम भी शो करेगा. इसके बाद में हमारी आती है आपके पास में कि बेरिलियम का जो ये आपके पास क्लोराइड है, ये डायरेक्ट नहीं बनता. अब इसका रीजन भी वही है कि डायरेक्ट क्यों नहीं बनता, क्योंकि बेरिलियम डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता. मैग्नीशियम ने तो फटाफट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आयनिक बॉन्ड बना दिया, पर बेरिलियम कहता सर मेरा तो कोवलेंट बॉन्ड है, सो आई कैन नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद क्लोरीन. तो हमने इसकी इनडायरेक्ट रिएक्शन करवाई है. देखो, हम बेरिलियम के ऑक्साइड को लेके आए हैं, अभी कार्बन O को लेके चला जाएगा एंड यू विल गॉट BeCl2 प्लस CO. तो ये इसका इनडायरेक्ट मेथड है जो आपके सामने. फिर आएगा जी रिएक्शन विद हाइड्रोजन. याद कीजिए हाइड्रोजन के साथ क्या बना था? हाइड्राइड्स. तो हाइड्राइड्स 3 टाइप के बताए थे मैंने आपको. अब ये आपने बताना है कौन से टाइप का. ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन. तो Mg को फिर से बुला लेते हैं. Mg प्लस में H2 और गिव्स आउट MgH2. कैल्शियम के साथ भी करना चाहते हैं, तो कैल्शियम प्लस H2 गिव्स आउट कैल्शियम H2. हाँ जी, कौन से हाइड्राइड दिख रहे हैं आपको? ज्यादा 3 टाइप के हाइड्राइड्स थे. तो ये बहुत क्लियर है कि एस ब्लॉक वाले आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो दीज आर द आयनिक हाइड्राइड. लेकिन फिर से बेरिलियम अटक गया, सर मेरा हाइड्राइड तो आयनिक नहीं होता क्योंकि मेरा साइज छोटा है. तो उसको बनाने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड लेंगे. हम बेरिलियम का क्लोराइड लेकर के आएंगे. अब क्या होगा? 2 बोरोन 2 बेरिलियम है और 4 हाइड्रोजन है, तो आपके पास बन जाएगा 2BeH2. और क्या बच गया इधर? Li और 4 बच गए क्लोरीन. तो Li 1 क्लोरीन को ले जाएगा और एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन को ले जाएगा. तो इस रिएक्शन में ऊपर वाली रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? दैट इज द डायरेक्ट रिएक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. लेकिन बेरिलियम इतनी फास्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसीलिए बेरिलियम जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से आयनिक हाइड्राइड, आयनिक की बजाय कोवलेंट हाइड्राइड बना रहा है. अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है 4th नंबर पर, रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड. ये भी बताने की जरूरत नहीं है. मेटल प्लस एसिड, बताइए शाबाश. रिएक्शन विद एसिड, बताइए शाबाश. मेटल प्लस एसिड. तो अगर आज मैं बच्चों के साथ HCl रख दूं यहाँ पर, ये देखिए, तो ये कोई भी रिएक्शन कर देगा.
10th क्लास की रिएक्शन है। आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी मेटल के साथ एसिड की रिएक्टिविटी होती है, इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट। तो MgCl2 और प्लस में H2। तो किसी भी मेटल की रिएक्शन यहाँ लिख सकते हो आप लोग। और उसके बाद आता है जी रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है जी, रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर उसकी होती है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, है ना। तो दिस इज द रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर के लिए लिख देता हूं पावर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। रेडियम को छोड़ देते हैं, वो रेडियो एक्टिव है। आपको बताना है, शाबाश, जल्दी से। सबसे ज्यादा क्या होगा? जल्दी 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 जल्दी। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसकी होनी चाहिए? बेरिलियम। क्यों भाई? शाबाश, गुड। तो बेरिलियम के लिए रिड्यूसिंग नेचर का स्पेशल रीजन आपसे कोई पूछ ले तो क्या बता के आओगे? ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। याद आ गया? स्मॉलर साइज के कारण से इसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा कैसे हो गई कि इसकी हाइड्रेशन जो एंथैल्पी होती है वो ज्यादा हो जाती है और वो ओवरकम कर जाती है किसको? इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को। छोटे साइज के कारण बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं करना चाहिए था और इसकी जो पावर है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो पावर है वो कम होनी चाहिए थी। लेकिन इसको एक बेनिफिट मिल गया किसका? हाइड्रेशन एंथैल्पी का। तो लिखा हुआ है हाउएवर देयर रिड्यूसिंग पावर इज लेसर देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल से ये इनकी पावर कम है क्योंकि वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं। इनके पास आउटर शेल में 2 है। बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू अदर एल्कली अर्थ मेटल्स। तो मतलब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बाकियों से कंपैरेटिवली कम होती है। तो कल को कोई पूछ ले कि इसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा किस लिए है, तो मेरे बच्चे बता के आएंगे ड्यू टू स्मॉलर साइज द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज वेरी हाई। और उसके बाद सबसे ज्यादा इसकी, उसके बाद सबसे ज्यादा इसकी, उसके बाद सबसे ज्यादा इसकी, और इधर आपको ये ऑर्डर लगाना है। तो रिड्यूसिंग नेचर के अंदर लिथियम के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन बन जाएगा। अब आता है जी सोल्यूशन रिएक्शन विद अमोनिया सोल्यूशन। कुछ बात हुई थी रिएक्शन विद अमोनिया सोल्यूशन में मेरी आपसे। दिस इज द 6th रिएक्शन, रिएक्शन विद NH3 सोल्यूशन। मैंने आपको बताया था चाहे एल्कली मेटल को ऐड कर दो और चाहे एल्कली अर्थ मेटल को ऐड कर दो, अमोनिया सोल्यूशन विल बिकम ब्लू एंड पैरामैग्नेटिक। और इन दोनों प्रॉपर्टीज के पीछे क्या रीजन था, थोड़ा सा याद करके बताइए। कोई भी सोल्यूशन कलर्ड कैसे हो जाता है? बिल्कुल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो रिएक्शन आज भी वही रहेगी जो मैंने आपको परसों कराई थी, बस चार्ज का फर्क हो जाएगा। अब ये मेटल्स जो है वो आपके एल्कली अर्थ मेटल्स हैं और एल्कली अर्थ मेटल के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब सेम चलेगा X + Y और यहां पर आ गया NH3। अब आपने लिखना है मेटल, मेटल के बाद में NH3 X और बाहर +2। पिछले वाले में आप जाके चेक करोगे तो वहां पे +1 होगा और साथ में अब आपके पास ये देखिए इलेक्ट्रॉन निकले 2, तो मैंने पहले लिख दिया 2 और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन और उसके बाद में NH3Y और ऊपर आएगा जी नेगेटिव। तो 2 बार नेगेटिव है इसलिए 2 नेगेटिव रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो दिस इज द रिएक्शन विद अमोनिया। जैसे आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन करी, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो जाएंगे और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल प्रोड्यूस कलर एज वेल एज दे विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक नेचर। और उस मैग्नेटिक नेचर को मेरे बच्चों ने क्या बताया था? पैरामैग्नेटिक। नाउ द यूजेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी बेरिलियम के यूज की। तो यूजेस में आपको एक एक यूज सबके याद करने हैं। बेरिलियम का सबसे ज्यादा यूज होता है एलॉयज बनाने में। एलॉयज आपको मैं बता चुका हूं, एक मेटल को दूसरे मेटल में मिक्स कर दो तो दैट इज एलॉयज। तो कॉपर और बेरिलियम का जो एलॉय होता है दैट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। तो हाई स्ट्रेंथ के जो स्प्रिंग बनते हैं वो कॉपर के साथ मिक्स करके बनते हैं बेरिलियम को। मेटालिक बेरिलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब।
मैग्नीशियम का भी एलॉय के अंदर यूज होता है। मैग्नीशियम के बहुत सारे एलॉयज हैं जिंक के साथ भी। तो कोई आपसे पूछ रहे मैग्नीशियम का यूज, तो हमने लिख दिया सर मैग्नीशियम के एलॉयज बनाने में यूज होता है। मैग्नीशियम का जिंक के साथ एलॉय बनता है, टिन के साथ एलॉय बनता है, एल्यूमिनियम के साथ एलॉय बन जाता है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के जो एलॉयज हैं वो हल्के होते हैं, इसलिए उनको एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। मैग्नीशियम पाउडर जो होता है दैट इज यूज्ड इन फ्लैश बॉम्ब्स। जो आप लोग बॉम्ब जलाते हैं ना, और जो आगे उसके एक छोटी सी बत्ती लगी होती है जिसको आग लगती है, वो मैग्नीशियम का रिबन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, याद कीजिए मैंने क्या कहा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए एक वर्ड दिया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये आ सकता है कि व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला एंड व्हाट इज इट्स यूज। तो सारे बच्चों को मैंने बताया था क्या यूज है, थोड़ा बताओ मेरे को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एंटासिड। उसके अलावा मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो टूथपेस्ट में भी यूज होता है। कैल्शियम को यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड। बिल्कुल, अगले साल कैल्शियम को आप मेटलर्जी में यूज करोगे। कैल्शियम का जो ऑक्साइड होता है ना, वो Fe के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है एज ए फ्लक्स की तरह यूज होता है, जो कि इंप्योरिटीज को दूर करता है। उसके बाद में लिखा हुआ है कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स ओइंग टू देयर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर हैव ऑफन बीन यूज्ड टू रिमूव द एयर फ्रॉम वैक्यूम। बिल्कुल, तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये एयर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये होते हैं डी, अपने क्या कर सकते हैं इसको, ह्यूमिडेटिंग एजेंट होते हैं, तो हवा को खींचने वाले। तो ये आपके वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर भी यूज होते हैं। रेडियम तो बताना ही नहीं पड़ेगा, तो कैल्शियम एंड बेरियम ऑक्साइड आर यूज टू क्रिएट वैक्यूम। ये बात मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। और लास्ट है मेरे बच्चे रेडियम। तो रेडियम से एक वर्ड सुना होगा, रेडियोथेरेपी। सुना है क्या रेडियोथेरेपी? कौन से बीमारी के इलाज में होती है रेडियोथेरेपी? रेडियम इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बिल्कुल, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, तुम लोगों ने बोला ही नहीं। तो दीज आर द यूज ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स। नाउ our next topic is compounds of alkali earth metals। ठीक है जी, ये जी एल्कली अर्थ मेटल्स। इसमें आपके पास में ज्यादातर कंपाउंड है मेरे ख्याल से कैल्शियम के, पर पहले नंबर पे इन्होंने लिखा हुआ है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो बस फिर दो ही बातें पूछेगा, नेचर कैसी होती है वो हमें पता ही है, और कौन पावरफुल है और कौन वीक है, ये दो बातें हैं। ऑक्साइड्स बनेंगे बेटे BeO, फिर MgO, फिर CaO, फिर SrO और फिर BaO। रेडियम में हर बार नहीं लूंगा, वो रेडियो एक्टिव है। उसके बाद में हाइड्रोक्साइड बनेंगे BeOH की ट्वाइस, MgOH की ट्वाइस, CaOH की ट्वाइस, SrOH की ट्वाइस, और लास्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड। नो डाउट ये बेसिक हैं, लेकिन किसी ने पूछ लिया कि प्रूव करके दिखाओ, तो मैं 2 मिनट में पानी डाल के प्रूव कर दूंगा। मैंने MgO के अंदर पानी डाल दिया, ये लो जी H और OH, तो ये देखो जी क्या बना, MgOH, यानी कि MgOH की ट्वाइस, और ये आपके पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन सेकंड नंबर पे किसी ने पूछ लिया आप लोगों से कि इनकी नेचर बताओ, तो जैसे जैसे आपका केटायन बड़ा होता जाएगा बेसिक नेचर बढ़ती जाएगी। तो ये ऑर्डर है बेसिक नेचर का। हालांकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के लिए मैंने बताया था ये वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है घर में, ये रे, और वीकेस्ट कौन है, ये रे। वीकेस्ट में ये है। ये तो अपनी बिल्कुल कम्युनिटी बदल के चला गया, होना चाहिए था बेसिक। ये कहता सर मैं बेसिक नहीं हूं, मैं तो एम्फोटेरिक हूं। हाँ जी, तो इसका मतलब बेरिलियम का जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, और मैं यही आपसे पूछूंगा कि ये एम्फोटेरिक है, शो करके दिखाओ। तो बड़ा सिंपल तरीका होता है, पहले तो ये बताओ एम्फोटेरिक होते कौन है। हाँ, जो एसिड भी और बेस भी हो। तो इसको प्रूव करने का या शो करने का बड़ा आसान तरीका है।
इसको एक बार बेस के साथ रिएक्शन करा दो, इसके एक बार एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, और नॉर्मल सी बात है, हर बच्चे को पता होगा एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। सुना हुआ ये बात आप लोगों ने? तो ये कहता है मैं दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता हूं। तो इस बात से क्या पता लगता है कि एसिड के सामने ये बेस बन जाएगा, बेस के सामने ये एसिड बन जाएगा, और आपकी सिलेबस में रिएक्शन है। लो जी कर देता हूं। किसी ने कहा BeOH की ट्वाइस और 2HCl। अगर आपको बुक वाली रिएक्शन में नहीं फंसना है, ठीक है जी, अगर आप लोगों को बुक वाली रिएक्शन में नहीं फंसना है तो क्लियर है आपके पास कि आप एक का प्लस और एक का माइनस कर दो। तो एक तो बनेगा BeCl2, साथ में बनेगा H2O। ये देखो ध्यान से, दिख रहा है? अब बताओ ये कौन है? बेस। ये कौन है? एसिड। और ये कौन है? सोल्ट। और ये कौन है? वाटर। क्या दिख रहा है मेरे बच्चों को कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आप लोगों का एसिड के सामने बेस बन गया, है ना? तो एसिड के सामने बेस बन गया, इसका मतलब इसने सोल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस किया। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हैं बेस के साथ, अब क्या होगा? बताइए, आवाज आ रही मेरी? अब ये फिर से, हाँ जी बिल्कुल, सोल्ट एंड वाटर। हालांकि बुक ने ये नहीं बताया हो, मैंने थोड़ा बुक से रिएक्शन चेंज कर दी जान करके ऊपर वाली। अब ये एसिड बन जाएगा बेस के सामने, और ये फिर से सोल्ट प्रोड्यूस करेगा, और सोल्ट आपके पास ये रहा Na2, और उसके बाद में Be, और Be के बाद में OH4। ये देखो यहाँ पे, ठीक है? ये जो बॉक्स वाले कंपाउंड होते हैं इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो ऊपर भी सोल्ट बना, ऊपर मैंने जान करके इजी रिएक्शन करवाई, हालांकि ये नहीं होती है, इसमें भी वही कॉम्प्लेक्स बनता है, पर बच्चा इस बात को सोच नहीं पाता ये ब्रैकेट वाले कंपाउंड क्या होते हैं, क्योंकि अगले साल है। तो मैंने बताया कि ब्रैकेट वाले कंपाउंड सोल्ट होते हैं, तो दीज आर द सोल्ट्स। तो आपको क्या पता लग रहा है इन दोनों रिएक्शन से? बताइए शाबाश। कि एसिड के सामने तो ये बेस बन गया, और बेस के सामने ये एसिड बन गया। इससे क्या प्रूव होता है? अगर मैं कल को कह दूं कि प्रूव करके दिखाओ, हाँ ये एम्फोटेरिक है, तो मैं यही क्वेश्चन कहूंगा कि हाउ कैन यू प्रूव दैट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक? तो आप इसकी दोनों रिएक्शन करके मुझे दे देना, और उसमें मैं फिर आपको मार्क्स दूंगा। लिखने से कुछ नहीं होगा। अब आता है हैलाइड्स। हैलाइड्स होते हैं कंपाउंड विद हैलोजेंस। हैलोजन में मेरा पसंदीदा क्लोरीन। क्लोरीन के साथ जो कंपाउंड बनेंगे वो हैलाइड है। इनके हैलाइड आयनिक नेचर के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर? बेरिलियम के हैलाइड को छोड़ दो। बेरिलियम के जो हैलाइड्स हैं वो आपके कोवलेंट नेचर के हैं, और इसका रीजन आपको पता होगा, ये साइज में छोटा है और ये घर का गंदा बच्चा है, घर वालों की बातें नहीं मानेगा। बेरिलियम हैलाइड जो है वो एसेंशियली कोवलेंट है, लेकिन अगर अब बताओ तू कोवलेंट है तो तूने बॉन्डिंग कैसे करी? शेयरिंग करके। शेयरिंग करने के बाद ये चीज बनेगी। मेरे को बताइए इस पे इलेक्ट्रॉन्स का स्टेटस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कम है कि ज्यादा है कि पूरे पूरे हैं? BeCl2 में बताना है कि BeCl2 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड है, या इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड है? बताइए शाबाश। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हरप्रीत, मयूरी, if they are present in the class, can give the answer of this question. फास्ट फास्ट फास्ट। नहीं पता लग रहा? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसे? कौन बताया? किसने बताया ये? शाबाश। कैसे पता लगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में थे, एक उसने इधर से ले लिया, एक उसने इधर से ले लिया, तो उसके पास कितने हो गए? तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। स्टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी बोलिए। नो सर। और हमने यही बात पूछी थी लुइस से।
तो BeCl2 लुईस का एक्सेप्शन था, और लुईस कहता पता नहीं सर ये कैसे स्टेबल हो गया। लुईस ने ये बात बोली थी कि मुझे नहीं पता सर ये स्टेबल कैसे हो गया। तो बाद में हमने जब चेक किया तो बेरिलियम ने बड़ी चालाकी कर रखी थी। बेरिलियम ने खुद को स्टेबल करने के लिए देखो जी एक काम किया, और वो काम है जी आप लोगों का इस तरीके से ना, जुगाड़ कहते हैं ना, जुगाड़ करो अगर कोई चीज गड़बड़ हो रही है तो। और वो आपके सामने मैं बना के दिखा रहा हूं। बेरिलियम क्लोराइड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेता है, और इस पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में ये एक दूसरे के साथ चेन फॉर्म में जुड़ जाते हैं, और ये आपके सामने जुड़ा हुआ दिख रहा होगा आपको। क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है? जल्दी बोलिए शाबाश। तो जवाब है 3-3 होते हैं। और ये देखो जी इस तरीके से ये जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा बॉन्डिंग में चाहे आप इसको डैश डैश करके दिखाओ, और चाहे आप इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के दिखाओ, कोई आपको टीचर मना नहीं करेगा। अब आपको दिख रहा होगा मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक मुझे इधर से मिल गया लोन पेयर, एक इधर से मिल गया। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये 1 2 ये मेरे हैं दोनों, 2 इधर से मिले, 2 इधर से मिले। और कोई अगर एरो लगाना चाहता हो तो एरो लगा लेना, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है। ठीक है जी, मेरे को कोई इतराज नहीं है। दिस इज द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, और इस वजह से आपका बेरिलियम क्लोराइड जो है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है जी, लिखा हुआ है वेपर फेज के अंदर टेंड टू फॉर्म ए डाइमर। अब ये मैं ये भी पूछ सकता हूं कि BeCl2 की सॉलिड स्टेट के अंदर, ये सॉलिड आपका BeCl2 है जिसमें ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन गैसियस फेज में सिर्फ 2 ही जने जुड़ते हैं, डाइमर ही बनता है गैसियस में। तो डाइमर में आप लोगों को ये वाला बना के आना पड़ेगा। तो जी यहां बना देता हूं, Be और Be के बाद में Cl, फिर से Be और Be के बाद में Cl। ये लो जी, इसको मैं डाइमर क्यों बोल रहा हूं थोड़ा बताना मेरे को। इसको डाइमर क्यों बोल रहा हूं, दिख रहा है आपको यहां कितने जने जुड़ रहे हैं? BeCl2 और BeCl2 इस तरीके से। ये डाइमर फॉर्म के अंदर ये गैसियस होता है, गैसियस स्टेट में इसको ढंग से बनाते हैं। ये Cl इतना देगा और ये वाला Cl इतना देगा। कौन से वाली? ऊपर वाली। ये देखो इधर बेरिलियम क्लोराइड दिख रहा है आपको, कैसा होता बोलो। ये जो परमानेंट बॉन्ड है ये तो इसके खुद के हैं। हर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हर क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर पड़े हैं, एक लोन पेयर वो इसको दे देगा। अभी बता के हटाऊं 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे, 2 इधर से मिलके 4 + 2 कितने होंगे बताओ? 6 हो गए, और 2 इधर से मिल गया अगले नेक्स्ट बेरिलियम के, तो फिर कितने हो गए? 8 हो गए। तो दैट्स ऑल, खत्म हो गई बात आपके पास। थर्ड वन इज कार्बोनेट। कार्बोनेट की अगर आप लोग बात करते हो तो BeCO3, 1 मिनट इसमें ये छूट गया। तो सॉलिड स्टेट में जो आपका BeCl2 है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है, जबकि गैसियस स्टेट में ये डाइमर का फॉर्म करता है। तो डाइमर में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और पॉलीमर के अंदर मैनी मॉलिक्यूल जुड़े हैं। और 2 मॉलिक्यूल के कंपैरेटिवली जब इतने सारे मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तभी तो वो सॉलिड बन गया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि BeCl2 की सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट में स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो आपको ये दोनों बनानी होगी। थर्ड आता है बेटे कार्बोनेट्स ऑफ एल्की अर्थ मेटल्स। तो अब कार्बोनेट में एक ही क्वेश्चन बनेगा, किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो जो जल्दी से गर्म नहीं होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, और वो हमेशा लास्ट वाला होगा, है ना, क्योंकि ये तो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को जैसे ही गर्म करोगे वो गर्म करते ही टूट करके CO2 रिलीज कर देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेरिलियम कार्बोनेट इज हाईली अनस्टेबल, और हवा में रखे रखे वो CO2 जल्दी से रिलीज कर देता है, और बेरियम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। फिर सल्फेट्स आएंगे 4th नंबर पे। सल्फेट के अंदर भी एक ही क्वेश्चन बनेगा जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, दैट इज इन कम अपने जो 4th चैप्टर था अपने केमिकल बॉन्डिंग।
अब इसमें आ गया जी बेरिलियम सल्फेट, फिर आ गया Mg सल्फेट, फिर आ गया आपका क्या नाम है Ca सल्फेट, Sr सल्फेट और लास्ट में Ba सल्फेट। याद कीजिए मैंने क्वेश्चन कहा था सोल्युबिलिटी के बेस पे कि बेरियम क्लोराइड सल्फेट तो पानी में नहीं घुलता और Mg सल्फेट पानी में घुलता है, और वहां पे आपने कहा था कि Mg का साइज छोटा होता है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, लेटाइस एंथैल्पी कम होती है, और बेरियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़े साइज के कारण से बेरियम जल्दी से आपको टूटने नहीं देता और लेटाइस एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। और लास्ट आते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट को बनाना है तो कार्बोनेट के अंदर HNO3 डाल दो, ये रहे कार्बोनेट, इनमें HNO3 डाल दो। तो लास्ट वन इज नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में हो जाएगा बेरिलियम नाइट्रेट NO3 की ट्वाइस, फिर आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट, फिर आपका कैल्शियम नाइट्रेट, सिर्फ फॉर्मूले बताने हैं और कुछ भी नहीं है, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, ठीक है जी, और लास्ट में बेरियम नाइट्रेट, है ना। तो नाइट्रेट में क्वेश्चन ये बनेगा आपके पास में, ये बनते कैसे हैं, तो कार्बोनेट में HNO3 डाल करके, और ऑल ऑफ देम डिकम्पोज हीटिंग टू गिव NO2। इन सभी को आप जब गर्म करोगे तो ये NO2 गैस छोड़ेंगे। याद करो लिथियम की फैमिली ने क्या कहा था कि हम बेटे NO2 नहीं रिलीज करते, और लिथियम ने क्या कहा था मैं तो करता हूं। उसका रीजन ये था कि उसकी मैग्नीशियम के साथ रिलेशनशिप ज्यादा थी। तो इनके जो नाइट्रेट्स हैं वो इजीली NO2 लिबरेट कर देते हैं व्हेन दे आर हीटेड। तो दीज आर द compounds, 5 compounds of alkali earth metal, and this is all from today's class. Have a nice day. Bye bye.